हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स फंक्शंस कैसे होते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की हम कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे। उसके बाद में मेन पोर्शन में डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता को हम देखेंगे। फिर अवकलनीयता के बेस पर ही हम उसके एनालिटिक फंक्शन को डिफाइन करेंगे कि कोई फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होगा या नहीं होगा। जैसे ही हम उसकी कंडीशंस को देखते हैं, फिर हम एंटायर फंक्शन देखेंगे। उसके बाद हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, फिर कॉन्जुगेट निकालने के लिए जो एफ जेड निकलेगा उसके लिए मिलने थॉम्सन्स मेथड है, और फिर एक कन्फॉर्मल मैपिंग या अनुकोण प्रतिचित्रण को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे लिखा जाता है, क्योंकि हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में लिखा जाता है, जहाँ पे एक्स एंड वाई दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। जैसे 2 + 3 आयोटा, जहाँ पे 2 और 3 दोनों क्या हैं, रियल नंबर्स हैं और आयोटा के मल्टीप्लाई में एक है। 5 आयोटा, यहाँ पे एक्स 0 हो गया, यहाँ पे 5 तो यहाँ वाई 0 हो गया, तो इसलिए आयोटा की टर्म्स नहीं आई, लेकिन ये भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की में है। 7 + 3 आयोटा एंड 10। अब आइए हम देखते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या है। कि कॉम्प्लेक्स फंक्शंस क्या होते हैं कि जिन फलनों में या जिन फंक्शंस में चरों के साथ, जो वेरिएबल्स हैं उनके साथ आयोटा का पद आ जाए तो उन्हें सम्मिश्र फलन कहते हैं। या जेड के पदों में, या फिर कोई जेड के पदों में ही कोई फंक्शन हमें दे दे और सम्मिश्र फलन, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहते हैं। जहाँ जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है। अब इनके हम एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे देखो, या तो वो किसी आयोटा के मल्टीप्लाई में दे देगा कि x + y + 2 आयोटा xy, या फिर सीधा z की फॉर्म में यहाँ पे चर ही z हो जाएगा, z + 2z², या इस तरीके से। जैसे ये है sin z e की पावर z, sin z + e की पावर z - 2z, देन mod z का स्क्वायर एंड z का बार। अब हम पढ़ते हैं कि सम्मिश्र फलन जो हैं, जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं, उनकी कॉन्टिन्यूटी, उनकी संततता को देखते हैं कि किसी बिंदु पर वो कॉन्टिन्यूअस हैं या नहीं है। इसके लिए हम उनको कैसे चेक करते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन एक्स जेड बिंदु z0 पर कॉन्टिन्यूअस कहलाता है यदि ये लिमिट एग्जिस्ट करे। यदि लिमिट z टेंड्स टू z0 fz - fz0 = 0 हो, ठीक है। या फिर जैसे ही लिमिट इसको लगाएंगे, तो क्योंकि इस पर जो लिमिट लगाएंगे वो तो कांस्टेंट है, तो इस पर लिमिट लगेगी नहीं, तो इसको इस तरफ भी हम भेज सकते हैं, तो कि लिमिट z टेंड्स टू z0 fz = z0। ठीक है। अब देखिए, तो जब ये लिमिट निकलेगी तो देखिए, अब z होगा वो x + आयोटा y की फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स में ये फंक्शन होगा। तो 2 वेरिएबल्स में जैसे हम क्या निकालते हैं, लिमिट निकालते हैं, उसी हिसाब से इस लिमिट को निकालेंगे। सिंस सम्मिश्र फलन 2 चरों x व y के पदों में होता है, इसलिए जो लिमिट होगी, लिमिट को लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स मेथड से निकालेंगे, जो कि इस चैप्टर में ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसको जो मल्टी वेरिएबल फंक्शन की कैलकुलेशन है उसमें हम पढ़ते हैं। अब एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट और है कि मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया गया है और उसका गुणन प्रतिलोम हमसे पूछ ले, मतलब जेड इनवर्स हमसे पूछ ले, तो जेड इनवर्स का सीधा फॉर्मूला होता है, यदि ये a + आयोटा b है तो हम क्या करेंगे, a - आयोटा b अपॉन a² + b²। इसको निकालते कैसे हैं, जेड इनवर्स = 1/z, तो इसका क्या होता है, जेड बार करेंगे ऊपर, अपॉन में इसका मोड का स्क्वायर, तो वही हमारा है। जैसे 3 - 2 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल दे, इसका मतलब हमें यही देखना है कि जेड इनवर्स हमें फाइंड करना है। जेड इनवर्स तो हमारा फॉर्मूला a - आयोटा b, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 3 + 2 आयोटा, एंड इसका जो हम क्या निकालेंगे, अंडर या जो निकालेंगे तो अंडर क्या आएगा, अंडर 9 + 4। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ओनली 13। तो इस तरीके से हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या जेड इनवर्स निकाल पाएंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस है उनकी डिफरेंशिएबिलिटी, उनकी अवकलनीयता कैसे चेक करेंगे कि यदि कोई पर्टिकुलर पॉइंट हमें दिया गया है, उस पर किसी भी फंक्शन की, कौन से फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन की डेरिवेबिलिटी कैसे चेक की जाती है। तो आइए हम देखते हैं। देखो कि माना एफ जेड एक सम्मिश्र फंक्शन है जो बिंदु z0 पर व इसके प्रतिवेश में परिभाषित है। क्योंकि देखिए, डेरिवेबिलिटी चेक करने के लिए पहले उस जो पॉइंट दिया गया है उस पर
परिभाषित तो होना चाहिए, इसलिए Z0 पर परिभाषित है और उसके नेबरहुड में भी क्या होना चाहिए, परिभाषित वो होना चाहिए। तब FZ को Z0 पर अवकलनीय कहते हैं यदि ये लिमिट हमारी क्या हो, एग्जिस्ट करे और यूनिकली एग्जिस्ट करे। लिमिट Z टेंड्स टू Z0 FZ माइनस FZ0 अपॉन Z माइनस Z0। कंटिन्यूटी के लिए हम क्या करते थे, बस इसको करके क्या करते थे, इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है। और डिफरेंशियबिलिटी के लिए ये पूरे FZ माइनस FZ0 अपॉन Z माइनस Z0 ये क्या हो, अद्वितीय रूप से विद्यमान हो, यूनिकली एग्जिस्ट करें। तो आगे देखिए, तथा इस लिमिट को ही FZ का Z0 पर अवकलन कहा जाता है, जिसे F डैश Z0 से दर्शाते हैं। और हम आगे इसको ऐसे लिख पा रहे हैं कि अर्थात F डैश Z0 बराबर लिमिट Z टेंड्स टू Z0 FZ माइनस FZ0 अपॉन Z माइनस Z0। ये हमारा कंप्लीट एक तरीके से फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गया कि जब फंक्शन हमें कैसे दिया हो, Z में। अब देखिए साथ ही फलन, अब देखो अवकलनीयता की जैसे रियल में हम पढ़ते हैं ना कि अगर वो डिफरेंशिएबल है तो उसका कंटिन्यूअस होना जरूरी है। तो देखिए फलन को अवकलनीय होने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि फलन कंटिन्यूअस भी हो, अर्थात फलन यदि संतत नहीं तो फलन अवकलनीय भी नहीं होगा, लेकिन यदि संतत हो जाए तो अवकलनीय हो जरूरी नहीं है। तो देखिए संततता आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त प्रतिबंध नहीं। दैट इज यदि फलन अवकलनीय है तो फलन संतत अवश्य होगा, लेकिन यदि फलन संतत तो अवकलनीय हो आवश्यक नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि जो संततता है वो आवश्यक प्रतिबंध है, नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। अब देखिए कि फंक्शन हमें इस टाइप से अगर दिया गया है FZ इज इक्वल टू 2x प्लस आयोटा 3y प्लस 2xy, मतलब xy की टर्म्स में दिया गया है और हमें किसी पद को या किसी टर्म को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो हम FZ को u प्लस आयोटा v फॉर्म में लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए जो रियल टर्म्स हैं उनको एक जगह कर लिया और आयोटा वाली टर्म को एक जगह कर लिया, तो इसको पूरे को दे दिया हमने u नाम और इसको दे दिया v नाम। आयोटा तो सीधा आ गया, इसको नाम दे दिया। अब यदि ये एनालिटिक ये इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, या हम कहें कि अगर ये डिफरेंशिएबल है या अवकलनीय है तो ये CR इक्वेशन, कॉची रीमान इक्वेशन को संतुष्ट करता है। और यदि इसकी हमें क्या करनी, चेक करनी हो, अवकलनीयता चेक करनी होगी, तो हम कहेंगे कि ये u v जो है ये CR इक्वेशन को संतुष्ट करेंगे, तो ये एनालिटिक अवकलनीय होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अब देखिए यदि फंक्शन FZ u प्लस आयोटा v फॉर्म का है और यह क्या बता रखा है, हमें अवकलनीय दे रखा है, तब क्या होगा, u तथा v जो इसकी ये टर्म्स हैं ये कॉची रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं। और कॉची रीमान समीकरण क्या होता है, देखिए ये अर्थात डेल u बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल v बाय डेल वाई, एक तो ये एंड साथ ही डेल u बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल एक्स। यदि ये जो फंक्शन दिया गया है ये अवकलनीय है तो यह इसको संतुष्ट, CR इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, ठीक है। अब यदि फंक्शन किस में दे रखा है, z की फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, वो हम देखेंगे। यदि फलन z तथा z बार के पदों में दे रखा है तब CR इक्वेशन क्या होगी। यदि फंक्शन हमें क्या दे रखा है, z और z बार की फॉर्म में दे रखा है और हमसे कह रखा है कि वो क्या है, अवकलनीय है, तब CR इक्वेशन क्या होगी, तब CR इक्वेशन और इजी हो जाती है, डेल f अपॉन डेल z बार इज इक्वल टू 0। ये क्या है, CR इक्वेशन, CR इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। यदि FZ अवकलनीय तब डेल f अपॉन डेल z बार बराबर 0 होगा आवश्यक रूप से, ठीक है। जैसे इस टाइप के फंक्शन अवकलनीय है तो ये दो समीकरण संतुष्ट होते हैं। और यदि इस टाइप के फंक्शन, जैसे मान लीजिए कि FZ बराबर हमको दे दिया z बार का स्क्वायर प्लस z, या कुछ भी इस टाइप का अगर हमें दे दिया, इसके लिए हम कैसे चेक करेंगे, हम इससे चेक करेंगे, डेल f अपॉन डेल z बार लगाएंगे, यदि वो 0 आ जाए। अब क्योंकि अवकलनीयता किस पे चेक करते हैं, पॉइंट पे चेक करते हैं, फिर पॉइंट पे मान रख के हम देखेंगे। अब देखिए जो CR इक्वेशन की सेटिस्फिकेशन है वो भी संततता की तरह है कि यदि CR इक्वेशन संतुष्ट नहीं होगा तो फंक्शन अवकलनीय भी नहीं होगा,
ठीक है। जैसे फंक्शन अगर संतत नहीं है तो वो अवकलनीय बिल्कुल नहीं होता है, वैसे ही सी आर इक्वेशन संतुष्ट नहीं होगी तो फंक्शन अवकलनीय भी नहीं होगा। परंतु सी आर इक्वेशन यदि संतुष्ट हो जाती है तो फंक्शन अवकलनीय हो सकता है। इसलिए जो सी आर इक्वेशन की संतुष्टि है ये हमारे लिए आवश्यक प्रतिबंध है, लेकिन पर्याप्त प्रतिबंध नहीं है। और इसको पर्याप्त प्रतिबंध बनाने के लिए हम एक एक्स्ट्रा कंडीशन और जोड़ते हैं, जो आगे देखिए कि अर्थात कॉची-रीमान समीकरण अवकलनीयता के लिए आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त नहीं। और इसे पर्याप्त प्रतिबंध बनाने के लिए सी आर इक्वेशन संतुष्ट होने के साथ एक एक्स्ट्रा कंडीशन जोड़ते हैं, जो कि है u तथा v के आंशिक अवकलज का संतत होना। जो हम ux और vx, uy और vy निकालते हैं वो अगर कॉन्टिन्यूअस हैं तो हम कह देंगे कि जो सी आर समीकरण हमारी संतुष्ट हो रही है तथा u और v के आंशिक अवकलज क्या है, कॉन्टिन्यूअस हैं, तो हम कह देंगे कि जो हमारा फलन है, जो दिया गया फलन है वो क्या हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखिए कि फंक्शन एफ जेड अवकलनीय होगा। ये इजी वे में शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कि फंक्शन एफ जेड अवकलनीय होगा यदि और केवल यदि पहली बात तो सी आर इक्वेशन संतुष्ट हो, साथ ही यू तथा वी के आंशिक अवकलज संतत हो। ये हमारी अवकलनीयता की किसके रेफरेंस में, सी आर इक्वेशन के रेफरेंस में क्या है, डेफिनेशन है कि फंक्शन एफ जेड अवकलनीय होगा यदि और केवल यदि सी आर इक्वेशन संतुष्ट हो, साथ ही यू तथा वी के आंशिक अवकलज संतत हो, कंटिन्यूअस हो। अब देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अवकलनीय है अथवा नहीं है। ठीक है। तो अब हमारे पास दो मेथड है, या तो हम डेल एफ अपॉन डेल जेड बार, क्योंकि जेड की फॉर्म में है तो डेल एफ अपॉन डेल जेड बार करके, और हम अगर वो जीरो हो जाता है तो हमारा अवकलनीय हो जाएगा। और एक मेथड तो ये है, दूसरा क्या है, क्योंकि वो भी सी आर इक्वेशन है, और दूसरा मेथड ये है कि हम इसको खोल दें, एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिख के इसका स्क्वायर करेंगे जैसे ही, तो हमारे पास ये टर्म्स आएंगी। अब ये क्या बन जाएगा हमारा u और ये बन जाएगा v, तो u क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, v हो गया 2xy। अब जो सी आर इक्वेशन है उसको हम देखते हैं, क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स है ना सी आर इक्वेशन। सी आर इक्वेशन क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये हमारी सी आर इक्वेशन है। और एक सी आर इक्वेशन क्या है, डेल एफ अपॉन डेल जेड बार बराबर 0। ये भी दूसरी सी आर इक्वेशन है, किस फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो इससे सीधा हम कर सकते हैं, लेकिन अपने एग्जाम्पल को, हमारी जो थ्योरी पढ़ी है उसको और अच्छी तरह देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको दोनों मेथड से कर लेंगे। तो देखो यू वी ए हो गए, जैसे यू वी हो गए तो यू के लिए हम एक्स से करेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा 2x, और डेल वी बाई डेल वाई 2x होगा, क्योंकि y का एक हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस 2y, एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स 2y। तो ठीक है, देखिए तो ये दोनों इक्वल हो गई तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई, और ये दोनों भी माइनस में इक्वल हो रहे हैं तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, साथ ही डेल यू अपॉन डेल वाई अपॉन इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, और साथ ही जो यू एक्स यू वाई। अब सी आर इक्वेशन तो संतुष्ट हो गया, लेकिन अब हम देखेंगे जो ये हम निकाल रहे हैं यू एक्स यू वाई वी एक्स, ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो 2x ये क्या है, बहुपद फलन है, तो ये कंटिन्यूअस भी है। तो देखिए ये तो संतुष्ट हो गए, साथ ही यू एक्स यू वाई सभी बहुपद फलन तो संतत, अतः एफ जेड क्या हो गया, अवकलनीय। हमारा एफ जेड क्या हो गया, अवकलनीय हो गया। और जो इस मेथड को हम देखना चाह रहे हैं, जो एफ जेड क्या दे रखा है, हमारा जेड स्क्वायर दे रखा है, तो हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म वाली सी आर इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, डेल एफ अपॉन डेल जेड बार बराबर 0, क्योंकि डेल जो जेड स्क्वायर है वो जेड के फॉर्म में है, जेड बार में नहीं है, तो इसको हम सीधा इस तरह भी देख सकते हैं। तो ये हमारे दोनों मेथड से हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हमें दे रखा है एफ जेड बराबर मोड जेड का होल स्क्वायर के अवकलनीयता के बिंदु बताइए। तो देखिए जेड की फॉर्म में है तो, और जेड मोड जेड इज स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो जेड बार लिख दिया। अब जब जेड और जेड बार की फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो हमारा जो सी आर इक्वेशन संतुष्ट करेगा, क्योंकि अवकलनीयता दे रखी है कि अवकलनीयता के बिंदु देखने हैं, तो हमारे सी आर इक्वेशन जहाँ संतुष्ट हो रहा होगा वही पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, अवकलनीयता के बिंदु हो जाएंगे। और इस टाइप की फॉर्म के लिए हमारे पास सी आर इक्वेशन क्या है, ये डेल एफ अपॉन डेल जेड बार बराबर 0 वाला। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
डेल एफ अपॉन डेल जेड बाहर निकालेंगे तो जेड बार का तो एक हो जाएगा, तो बचेगा क्या, जेड। ये हमारी सी आर इक्वेशन यहाँ आ गई। अब क्योंकि अवकलनीयता के बिंदु देखने हैं तो सी आर इक्वेशन संतुष्ट होना चाहिए, बराबर जीरो आना चाहिए। बराबर जीरो कब आएगा, जब हमारा जेड बराबर जीरो होगा। अतः सी आर इक्वेशन केवल जेड बराबर जीरो पर ही संतुष्ट। अतः अवकलनीयता का बिंदु केवल एक, कौन सा, जेड। इसको कॉम्प्लेक्स टाइप में कैसे लिखते हैं, जीरो प्लस आयोटा जीरो या जीरो जीरो। ये हमारा आंसर हो गया। और इसे ही यदि मान लीजिए कि उसी तरीके से हम u प्लस आयोटा v फॉर्म से करना चाहें तो इसका देखो स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और v बराबर जीरो, क्योंकि आयोटा वाली टर्म्स है ही नहीं। अब सी आर इक्वेशन में क्या होता है, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई। जैसे हम निकालेंगे तो ये चारों आ गए। सी आर इक्वेशन संतुष्ट कब होगी, जब केवल x बराबर जीरो और y बराबर जीरो पर ही संतुष्ट हो पाएगी, क्योंकि सी आर इक्वेशन क्या होती है, डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल वी बाई डेल वाई। अब ये बराबर कब होगा, जब x बराबर जीरो होगा। और डेल यू बाई डेल वाई बराबर माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, ये कब होगा, जब y बराबर जीरो होगा। ये दोनों इक्वल तभी होंगे, तो इसलिए यहाँ भी वही संतुष्ट हो रहा है। अतः अब जीरो जीरो पर यू एक्स वी एक्स संतत, अतः केवल जीरो जीरो पर ही अवकलनीय। ठीक है। अब यहाँ संततता कैसे देखी, अब अचर फलन है कोई और जीरो जीरो आ रहा है तो वो क्या होगा, सब पे जीरो जीरो है, तो जीरो जीरो देखो यू एक्स भी जीरो, वी एक्स भी जीरो, यू वाई भी जीरो, वी एक्स भी जीरो। तो ये जीरो 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 अचर फलन होते हैं, वो संतत होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, केवल जीरो जीरो पर ही अवकलनीय हमारा होगा। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, एफ जेड बराबर जेड बार दे रखा है। जेड बार दे रखा है, हमें पता है कि हमारी सी आर इक्वेशन क्या होगी, डेल एफ अपॉन डेल जेड बार बराबर जीरो, तो क्या होगा, अवकलनीय हो जाएगा। तो देखिए डेल एफ अपॉन डेल जेड बार क्या आ रहा है, बराबर एक आ रहा है, जो कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। अतः सी आर इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो ये है ही, अतः अवकलनीय नहीं होगा, और ये कहीं भी अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, केवल जेड बार बराबर जीरो पर ही अवकलनीय होगा। और जो सी आर इक्वेशन है या कौशी-रीमान इक्वेशन का पोलर फॉर्म या ध्रुवीय रूप ऐसा होता है कि यू आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर वी थीटा एंड वी आर इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन आर वी थीटा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे सीधा सीधा इसी से पूछ लिया जाता है। और ये पूछ क्यों लिया जाता है, क्योंकि इसमें माइनस का साइन का डिफरेंस हमें पता नहीं चलता है कि कहाँ से कहाँ इसमें क्या लगाना है। तो देखिए यू आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर वी थीटा, तो इसमें इस तरह से हम देख सकते हैं कि यू आर, तो हम दूसरों की क्या पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। वी आर हमें खुद की नेगेटिव चीज़ें देखनी चाहिए, तो वी आर इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन आर यू थीटा। इस तरीके से हम लॉजिक से इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए जो एक फंक्शन एफ जेड है, सेट एस पर अवकलनीय कहलाता है, वो पूरे सेट पर अवकलनीय कहलाता है यदि एस के प्रत्येक बिंदु पर वो क्या हो, डिफरेंशिएबल हो या अवकलनीय हो। तो किसी भी सेट पे अवकलनीय कब कहेंगे, जब वो पूरे एस के जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर अवकलनीय हो। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि एफ जेड इज इक्वल टू टू जेड मोड जेड का होल स्क्वायर प्लस जो भी ये हमें दिया गया है। अब ये किस फॉर्म में है, जेड और जेड बार की फॉर्म में है। तो और हमें किस पर अवकलनीयता चेक करनी है, माइनस आयोटा पर चेक करनी है। तो एक तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था कि लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो किस पे, एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो यूनिकली एग्जिस्ट करे तो हम कह देंगे अवकलनीय है। और एक हमारा सी आर इक्वेशन वाला फॉर्मूला है कि सी आर इक्वेशन संतुष्ट करे, और तो इसमें क्या है, जेड और जेड बार की फॉर्म में है, तो सी आर इक्वेशन संतुष्ट करवा कर भी हम इसको चेक कर सकते हैं। तो इसके दोनों फॉर्म है, दोनों को हम देखने वाले हैं। तो देखिए पहले तो क्या है कि जेड जीरो इज इक्वल टू माइनस आयोटा पर चेक करवा रहे, तो हम सीधा लिमिट लगाएंगे जेड टेंस टू माइनस आयोटा एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है या जनरल तरीका है कि किसी को अवकलनीयता हम कैसे चेक करते हैं। सी आर इक्वेशन तो आगे चल के हमने थ्योरी को इजी बनाने के लिए और फंक्शन को थोड़ा मॉडिफाई करके बनाया गया है। तो इसका देखो क्या है, लिमिट जेड टेंस टू माइनस आयोटा। अब देखिए इसका क्या है, अगर हम यू प्लस आयोटा वी फॉर्म बनाएंगे तो ये काफ़ी लंबी और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी, इसलिए हम इसको कौन से मेथड से करेंगे, शुरू वाले से। तो जैसे ही हम करेंगे तो एफ जेड को लिखेंगे माइनस एफ जेड जीरो को माइनस आयोटा इसमें रख के यहाँ रखेंगे, फिर जेड माइनस आयोटा जैसे करेंगे तो जेड प्लस आयोटा ये बन जाएगा। अब इनकी वैल्यूज़ को खोलेंगे, जेड बार को हम क्या लिख सकते हैं, जेड इंटू जेड मोड जेड का स्क्वायर को जेड इंटू जेड बार लिख सकते हैं। ये है सब कुछ आपस में इनको
कट करके इनकी बस अब कैलकुलेशन करनी है। जैसे ही हम कैलकुलेशन करके आगे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट जेड टेंस टू माइनस आयोटा 2z बार मिलेगा। ठीक है, जैसे ही 2z बार मिलेगा और वैल्यू हम रखेंगे इसमें, तो क्योंकि अंदर जेड बार है तो प्लस आयोटा रखा जाएगा, जेड बार में रखेंगे ना, जैसे ही जेड के अंदर माइनस आयोटा रखेंगे ऊपर बार लगा है तो वो प्लस में हो जाएगा, तो 2 आयोटा हो जाएगा, जो कि एग्जिस्ट कर रहा है और यूनिकली है, क्योंकि इसमें कोई चर नहीं आ रहा तो ये यूनिक है ना, 2 आयोटा यूनिक होता है, अतः क्या हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा। अब यदि इसको हम सेकंड मेथड हमारा जो सी आर इक्वेशन वाला है उससे देखेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल जेड बार निकालेंगे। जैसे ही हम डेल एफ अपॉन डेल जेड बार निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2z प्लस 2 आयोटा एंड ये पीछे वाली टर्म्स 0 0। अब किस पर वैल्यू देखेंगे, z0 माइनस आयोटा पर। जैसे ही हम वैल्यू लगाएंगे तो वो 0 आ रही है, अतः सी आर इक्वेशन संतुष्ट, तो हमारा डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार मोड जेड एट जेड बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल है और नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सीधा लिमिट जेड टेंस टू 0 मोड जेड माइनस 0 जेड माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0। क्योंकि अब इसकी जो लिमिट निकालनी होगी वो जेड टेंस टू 0 पे निकालेंगे, तो इसको हम ओपन करके निकालेंगे, क्योंकि 2 वेरिएबल्स में ये हमारी वैल्यू आएगी। जैसे हम निकालेंगे तो, और 2 वेरिएबल्स में क्या करते हैं, हम वाई बराबर एम एक्स लेते हैं, और ये जो अंदर की वाली लिमिट है अगर ये क्या हो जाए, m पर डिपेंड कर जाएगी, तो हम कह देंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो 1 प्लस आयोटा m, जो कि m पर डिपेंड्स ऑन m, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अतः नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, और वैसे ही हमारा इजी जो सी आर इक्वेशन वाला है, तो मोड जेड को क्या लिखते हैं, अंडर रूट जेड ओवर जेड बार, डेल एफ अपॉन डेल जेड बार जैसे ही हम निकालेंगे तो इस तरीके से हमारे पास ये निकल के आएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है एट एनी पॉइंट, सो नॉट डिफरेंशिएबल। क्योंकि इसमें यदि हम 0 रखते हैं तो ये नॉट डिफाइंड भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे, जेड बार की जगह 0 रखेंगे, 0/0 फॉर्म बनेगी, तो वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसलिए हम क्या कह देंगे कि ये किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अब जैसा कि हमें पता है कि एफ जेड यू प्लस आयोटा वी की फॉर्म में हम बना सकते हैं, तब यदि यू की लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और वी की लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो हम सीधा कह देंगे कि एफ जेड की लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। मतलब यदि हमें एफ जेड की लिमिट निकालनी होगी तो हम यू की लिमिट निकाल लेंगे और वी की लिमिट निकाल लेंगे। यदि दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं तो एफ जेड की लिमिट भी एग्जिस्ट कर जाएगी। और यदि कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो यू कंटिन्यूअस हो जाए और वी कंटिन्यूअस हो जाए तो हम कह देंगे कि एफ जेड भी कंटिन्यूअस है। लेकिन अवकलनीयता में क्या होता है, जो डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है, यदि u को हमने डिफरेंशिएबल कह दिया और v को भी डिफरेंशिएबल कह दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा एफ जेड ही डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो इसमें ये कंडीशन थोड़ी डिफरेंट होती है। अब हमारे पास एक डेफिनेशन आती है डोमेन की, जो हमारा प्रांत होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रांत किसे कहते हैं। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई सबसेट है d, तो d को हम डोमेन कहेंगे यदि d क्या हो, पहली बात तो ओपन हो और कनेक्टेड हो, संबद्ध हो। अब कॉम्प्लेक्स प्लेन तो ऐसा ही होता है ना, 2D में कॉम्प्लेक्स प्लेन को हम 2D में देखते हैं, एक्स वाई की पॉइंट्स 2 टपल्स में एलिमेंट्स हम लेते हैं। तो इसमें कोई भी डोमेन या प्रांत दिखाने के लिए इसका कोई सबसेट ही होगा, कहीं भी बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है, तो मान लीजिए d क्या है, z-5 इज लेस देन 3, तो क्या ये डोमेन है या नहीं है। पहली बात तो देखेंगे कि ये क्या है, ओपन होना चाहिए, तो ये ओपन तो है क्योंकि लेस देन 3 है। अगर लेस देन इक्वल टू 3 होता तो ये क्लोज नहीं होता, इसलिए देखो सॉरी ओपन नहीं होता, तो ये ओपन तो है। अब ये कनेक्टेड है या नहीं है, तो z-5 को हम क्या लिखते हैं, मोड ऑफ z-5 को इस तरीके से, z की 5 से दूरी हमेशा 3 से छोटी ही है, तो 1 2 3 1 2 3, तो इसके अंदर अंदर के पॉइंट्स हैं, ना कि बाउंड्री पॉइंट्स इसमें लिए गए हैं, तो 3 से छोटे हैं, तो ये आपस में किसी भी पॉइंट को मिलाओ आपस में कनेक्टेड है ना ये, तो इसलिए क्या कह देंगे कि जो फर्स्ट है वो डोमेन है। अब जो डी सेकंड, जेड की 3 से दूरी हमेशा 1 के बराबर या 1 से कम है, तो जेड की 3 से दूरी हमेशा 1 से, मतलब ये यहाँ पे 4 आ गया, तो इसकी इससे दूरी ये बनेगा जो कि इसके बराबर भी है, बाउंड्री पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये क्या है, ये ओपन नहीं है, नॉट ओपन, तो क्या होगा, नॉट डोमेन। अब देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है कि D1 दे रखा है, ये भी ओपन है, D2 ये भी ओपन है, ठीक है, और ये भी डोमेन है और ये भी डोमेन है, क्योंकि कनेक्टेड है ये z-5। देखिए यहाँ से अगर हम लें कि z की 5 से दूरी, ये z-5 हो गया और ये z-7 लेस देन 2 है, तो इसलिए
इस तरीके से ये हो गया। दोनों क्या है, ओपन ओपन है, तो ये बाउंड्री पॉइंट्स इनके इंक्लूड इसमें नहीं हो रहे। जैसे ही दोनों को यूनियन करेंगे, अब देखिए यहाँ के एलिमेंट्स तो यहाँ से कनेक्ट हो पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ के एलिमेंट यहाँ से कनेक्ट होने पर ये सीधे एक लाइन द्वारा कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए कनेक्टेड नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ के एलिमेंट को यहाँ से जोड़ते हैं तो ये बीच में एक पॉइंट ऐसा आ गया कि ये बाउंड्री पॉइंट्स इसमें इंक्लूड है ही नहीं, तो ये सीधी लाइन एक हम इनको पॉइंट्स को नहीं जोड़ पा रही है, तो ये क्या है, नहीं है, ओपन तो है लेकिन कनेक्टेड नहीं है, इसलिए डोमेन नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे हमारा एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन, विश्लेषिक फलन। जो विश्लेषिक फलन होता है वो अवकलनीयता पर ही डिपेंड करता है। तो आइए देखते हैं, एक फलन z बराबर z0 पर एनालिटिक कहलाता है, विश्लेषिक कहलाता है यदि यह फलन न केवल z0 पर साथ ही z0 के प्रतिवेश में भी अवकलनीय हो। ठीक है, वो जो कंडीशन है वो अवकलनीयता ही है, जो एनालिटिकल की कंडीशन है वो अवकलनीयता ही है। अतः फलन एफ जेड अपने प्रांत में अवकलनीय है तो वह उस प्रांत में विश्लेषिक भी होगा। अपने प्रांत में अवकलनीय होने का मतलब क्या है, उस प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय वह है। और प्रांत क्या होता है, ओपन होता है, इसलिए प्रत्येक उसका क्या मिलेगा, हमें एक नेबरहुड मिल जाएगा और नेबरहुड पर भी वो अवकलनीय होगा, क्योंकि जो ओपन सेट जो होता है उसके प्रत्येक एलिमेंट का नेबरहुड हम बना सकते हैं। और जब वो पूरे एफ जेड में ही क्या है, अवकलनीय है, तो उसके प्रत्येक पॉइंट के नेबरहुड में भी अवकलनीय हो जाएगा, जो कि हमारी एनालिटिक की क्या है, कंडीशंस को होल्ड करेगा। क्योंकि प्रांत के प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड प्रांत में ही होगा जहां एफ जेड अवकलनीय होगा, क्योंकि अवकलनीय दे रखा है, एफ जेड अपने प्रांत में अवकलनीय है। ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल है और साथ ही लिखा हुआ है कि एनालिटिक फंक्शन को रेगुलर फंक्शन या होलोमोर्फिक फंक्शन भी कहते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर है, इसको क्या लिखेंगे हम, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं जहाँ पे यू और वी हमें मिल जाएंगे। अब ये यू और वी सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अब हम सेटिस्फाई करवाएंगे ना, तो ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और यू एक्स यू वाई और वी ए कंटिन्यूस भी होंगे, अतः ये क्या हो जाएंगे, अवकलनीय हो जाएंगे। और ये हम पहले भी देख चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं, तो यहाँ पे इजीली हम क्या करवाएंगे, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा कर और यू एक्स वी एक्स यू वाई वी वाई को हम कंटिन्यूस भी दिखा देंगे। अब देखिए, और अब बहुपद फलन सर्वत्र अवकलनीय होते हैं, अतः सर्वत्र विश्लेषिक भी ये होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक जेड में बहुपद फलन है। जब ये बहुपद फलन हो गया तो ये सर्वत्र अवकलनीय होगा और सर्वत्र विश्लेषिक भी ये हो जाएगा। अब हम फंक्शन को देखकर कैसे बता पाएंगे कि ये एनालिटिकल है, मतलब विश्लेषिक है या नहीं है, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। अब जैसे पिछला रूल्स जो हमने क्या देखा था कि बहुपद फलन सर्वत्र विश्लेषिक होता है और सर्वत्र अवकलनीय भी होता है, मतलब विश्लेषिक होगा तो अवकलनीय तो होना ही है। तो एफ जेड जेड क्यू प्लस 2z स्क्वायर प्लस जेड, देखो सर्वत्र विश्लेषिक। अब क्यों है, क्योंकि ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक बहुपद फलन है, किसमें, जेड में, तो हम सीधा कह देंगे कि ये क्या है, एनालिटिकल फंक्शन है। और सर्वत्र विश्लेषित हो रहा है, कोई भी डोमेन या कोई भी रेंज या कोई भी पॉइंट हमें दे देगा, उस पर ये क्या होगा, ये एनालिटिकल होगा। अब जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि वास्तविक मानीय मतलब रियल वैल्यूड चर फलन कहीं भी विश्लेषिक नहीं होते हैं। अब इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई फंक्शन हमें दे रखा है, कि कुछ भी दे रखा है, एफ जेड बराबर जेड की फॉर्म में दे रखा है या एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, उसको हम सॉल्व करके, केवल उसको फंक्शन को सॉल्व करके हम देख पा रहे हैं कि ये केवल एक्स और वाई की टर्म में ही आ रहा है। ठीक है, और क्या है, ये रियल वैल्यूड है, मतलब उसमें आयोटा इंक्लूड बाद में जाके हट जाता है आयोटा कहीं से भी, तो वो रियल वैल्यूड फंक्शन हो जाता है। और क्या है, चर फलन होना चाहिए, मतलब एक्स वाई की फॉर्म में ये होना चाहिए। जैसे हमें एफ जेड बराबर एक्स वाई स्क्वायर दे दिया, तो ये रियल वैल्यूड है और चर फलन है, तो वो क्या हो जाएगा, कहीं भी विश्लेषिक नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में हम देख पा रहे हैं कि एफ जेड बराबर क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड, तो ये देखो एक्स, वो एक्स होता है। अब जैसे ये एक्स होता है तो ये क्या होगा, रियल वैल्यूड हो गया, मतलब आयोटा वाली टर्म्स इसमें नहीं है, और साथ ही चर फलन हो गया, तो अतः नॉट एनालिटिकल। कौन से नियम से, दूसरे नियम से, कि वास्तविक मानीय चर फलन कहीं भी विश्लेषिक नहीं होते हैं। अब आगे देखिए, अब जैसे एफ जेड बराबर जेड बार मॉड जेड का होल स्क्वायर है। अभी हम इसको पिछले जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उसमें हम खोल के उसको चेक कर रहे थे, इसका अंडर रूट जेड इंटू जेड बार निकाल रहे थे, इस तरीके से कर रहे थे। तो अब देखिए,
अब ये इसका जब हम खोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे ही हमने ये देखा, हम केवल अब सेकंड नियम हमारा यहाँ पे काम आ जाएगा कि जो वास्तविक मानी, अब देखो ये क्या हो गया, वास्तविक मानी है, मतलब रियल वैल्यूड हो गया क्योंकि आयोटा वाली टर्म नहीं आ रही। साथ में ये क्या है, नॉन कांस्टेंट है, नॉन कांस्टेंट भी है और रियल वैल्यूड भी है, तो हमारा सेकंड रूल काम कर जाएगा और हम कह देंगे ये कहीं भी एनालिटिकल नहीं है, क्योंकि सेकंड रूल क्या कहता है, वास्तविक मानिए चर फलन कहीं भी विश्लेषिक नहीं होता है। अब देखिए, अब एफ जेड 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 बार जेड मोड जेड का स्क्वायर, मोड जेड का एन, नॉट एनालिटिकल फंक्शन। इसी बेस पे हम कह देंगे कि इस तरीके के यदि कोई भी आते हैं वो कहीं भी एनालिटिकल नहीं होते हैं। अब देखिए, ठीक है, कि अब देखिए अगली कंडीशन, एफ जेड में क्या है कि जेड मोड जेड लेस देन 1 में अगर अवकलनीय है तो वह उसमें विश्लेषिक होगा। ठीक है, यदि मोड जेड लेस देन 1 में विश्लेषिक है तो मोड जेड लेस देन 1 में अवकलनीय वह होगा। मोड जेड लेस देन इक्वल टू 1 में अगर अवकलनीय है एफ जेड, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसमें विश्लेषिक भी होगा। मोड जेड लेस देन 1 में अगर विश्लेषिक है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वह उसमें अवकलनीय है। मतलब अवकलनीय है तो विश्लेषिक हो जरूरी नहीं है। किसमें, अब ये क्या है, ये आप देख पा रहे होंगे, वो जो हमने डोमेन की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि वो क्या होना चाहिए, ओपन, डोमेन ओपन होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, ओपन है, इसलिए अगर वो अवकलनीय है तो उसमें क्या हो जाएगा, विश्लेषिक भी हो जाएगा। अगर उसमें विश्लेषिक है तो वो अवकलनीय भी हो जाएगा। लेकिन इसमें यदि अवकलनीय है तो हमें विश्लेषिक चेक करने के लिए क्या होना चाहिए कि प्रत्येक पॉइंट के नेबरहुड में भी वो अवकलनीय होना चाहिए। लेकिन क्लोज का जैसे ही लेंगे, जैसे क्लोज मान लीजिए हमने ये ले लिया तो बाउंड्री पॉइंट्स आ गए, बाउंड्री पॉइंट्स का जो छोटे से छोटा नेबरहुड हम बनाएंगे तो इसमें देखो बाहर के पॉइंट्स हैं, बाहर तो वो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो डिफाइन ही नहीं है तो वहाँ विश्लेषिक विश्लेषिक तो होगा ही नहीं। इसलिए ये जो क्लोज्ड वाले हैं इनमें ये अवकलनीय है तो विश्लेषिक नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें विश्लेषिक हो जाएगा तो अवकलनीय तो होगा ही। और साथ ही साइन जेड बार कोस जेड बार कहीं भी एनालिटिकल नहीं होते हैं, इसको याद रखना आप। अब हमारा अगला पॉइंट या टॉपिक आता है कि सर्वत्र विश्लेषित फलन, एंटायर फंक्शन किसे कहते हैं। तो देखिए, एक सम्मिश्र या कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड को एंटायर फंक्शन कहते हैं यदि यह फंक्शन पूरे सम्मिश्र तल में क्या हो, विश्लेषिक हो जाए। ठीक है, एनालिटिकल हो। और साथ ही मतलब पहली तो डेफिनेशन ये हो गई कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिकल है तो वह क्या हो जाएगा, एंटायर फंक्शन हो जाएगा। अब देखिए सेकंड डेफिनेशन ले सकते हैं इसकी, यदि एफ जेड कॉम्प्लेक्स प्लेन के प्रत्येक फाइनाइट पार्ट या सीमित सबसेट में एनालिटिकल हो तो एंटायर फंक्शन कहलाता है। वो अब प्रत्येक फाइनाइट पार्ट में क्या हो गया, एनालिटिकल हो गया, तो इसके बहुत सारे हम सी के फाइनाइट पार्ट्स बना सकते हैं। जब उनमें ही एनालिटिकल हो गया तो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में ही एनालिटिकल वो हो जाएगा। अब जो एंटायर फंक्शन कौन कौन से होते हैं उनके कुछ रूल्स हैं, तो सीधा देखकर ही हम बता पाएंगे कि ये एंटायर फंक्शन है या नहीं है। अब एंटायर फंक्शन होगा वो क्या होगा, एनालिटिकल भी होगा, तो हम जो विश्लेषिक फलन को भी इस नियम से बता पाएंगे। अब देखिए, बहुपद फलन सर्वत्र विश्लेषिक फलन होते हैं, जो कि हमने पहले पढ़ा है। तो बहुपद फलन किस फॉर्म के होते हैं, इस फॉर्म के होते हैं। तो ये जेड में जब पॉलिनोमियल में जेड की पावर के रूप में कोई फंक्शन हमें दिया गया है तो वो ऑलवेज क्या होगा, एनालिटिकल होगा और एंटायर फंक्शन होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी हैं और चरघातांक में जो फंक्शन है वो क्या होते हैं, सर्वत्र विश्लेषित होते हैं, जैसे साइन जेड कोस जेड। और चरघातांक में क्या होते हैं, ई की पावर जेड। ये दोनों क्या है, एंटायर फंक्शन हैं। अब देखिए, एंटायर फंक्शन का लीनियर कॉम्बिनेशन भी एंटायर फंक्शन होता है। अब जैसे साइन जेड और कोस जेड दोनों एंटायर फंक्शन है, अब साइन जेड प्लस ई की पावर जेड भी हम कर देंगे तो वो भी क्या होगा, एंटायर फंक्शन ही होगा। जैसा कि आगे आप देख पाएंगे, साइन जेड प्लस ई की पावर जेड प्लस कोस जेड एंटायर फंक्शन है, सर्वत्र विश्लेषित फंक्शन है। और क्यों है, क्योंकि साइन जेड भी एंटायर फंक्शन है, ई जेड भी, ई की पावर जेड भी एंटायर फंक्शन है और कोस जेड भी एंटायर फंक्शन है। तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन यदि हम लिख रहे हैं तो वो भी क्या होगा, एंटायर फंक्शन ही होगा। अब आगे देखते हैं कि अब इसको ही केवल वो थ्योरी के रूप में बताया गया है कि मान लीजिए एफ आई और एफ जे क्या है, दो एंटायर फंक्शन है, तब एल्फा एफ आई प्लस बीटा एफ जे आल्सो एंटायर फंक्शन होंगे। देखिए कि एफ आई एंटायर फंक्शन, तब एफ आई अपॉन ई एफ जे भी एंटायर फंक्शन
होगा। वही बात इसमें है कि साइन जेड अपॉन ई की पावर साइन जेड भी एंटायर फंक्शन होगा, साइन जेड अपॉन ई की पावर कोस जेड भी एंटायर फंक्शन होगा, साइन जेड अपॉन ई की पावर जेड भी क्या होगा, एंटायर फंक्शन होगा। मतलब इनको यदि डिवीजन में भी हम दो एंटायर फंक्शंस का लेते हैं तो वो भी क्या होगा, हमारा एंटायर फंक्शन ही होगा। और एक अलग से पॉइंट लिखा गया है कि अचर फलन एनालिटिकल होता है, एंटायर भी होता है। अचर फलन होगा वो एंटायर भी एंटायर फंक्शन होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखिए कि फंक्शन कंपोजिशन ऑफ एंटायर फंक्शंस इज ऑल्सो एंटायर फंक्शन। अगर कोई दो फलन क्या है, एंटायर फंक्शन है, तो उनका कंपोजिशन करते हैं ना, संयोजन, वो भी क्या होता है, हमारा एंटायर फंक्शन ही होता है। अब जैसे एफ आई ओ एफ जे जेड बराबर साइन ई की साइन क्या है, ई की पावर जेड, ये भी एंटायर फंक्शन है, ई कोस जेड भी एंटायर फंक्शन है। इस तरीके से ये एंटायर फंक्शंस होते हैं। यदि देखिए यदि फलन एनालिटिक तो एफ डैश भी एनालिटिक होता है। यदि कोई फंक्शन विश्लेषिक फलन है तो एफ डैश जेड भी विश्लेषिक फलन होता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स के जो फंक्शंस होते हैं, सॉरी ये तो कॉम्प्लेक्स के जो फंक्शंस होते हैं उनकी प्रॉपर्टी है कि साइन आयोटा वाई बराबर आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई, कॉस आयोटा वाई बराबर कॉस हाइपरबोलिक वाई, साइन हाइपरबोलिक आयोटा वाई इज इक्वल टू आयोटा साइन वाई। मतलब साइन जो होता है अंदर चाहे हाइपरबोलिक में हो चाहे इजीली साइन में हो, तो वो अंदर वाले आयोटा को बाहर निकाल देता है, लेकिन जो कोस होता है वो आयोटा को बाहर नहीं निकालता। तो अब आप इजीली देखिए कि यदि इस तरह का कोई फंक्शन दिया हुआ है तो इसको एंटायर फंक्शन है या नहीं है बता सकते हैं। हमें ऑप्शन में 3 अलग दे देगा, एंटायर फंक्शन दे देगा और एक डिफरेंट दे देगा, तो उसको पहचानना होगा। तो हम इन नियमों से ही पहचान लेंगे, हमें कैलकुलेशन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। एक हमारे पास इसमें आती है कि पिकार्ड लिटिल थ्योरम। पिकार्ड क्या कहता है कि देखिए प्रत्येक सर्वत्र विश्लेषित फलन या एंटायर फंक्शन अपने रेंज में, अपने परिसर में अधिकतम एक बिंदु छोड़ता है, ये कहता है। मतलब इसकी या तो रेंज कंप्लीट सी होगी या कंप्लीट सी माइनस कोई एक पॉइंट, कंप्लीट सी में से कोई एक पॉइंट हटा सकता है, अगर वो क्या है, एंटायर फंक्शन है। तो आइए देखते हैं कि जैसे ई जेड है, ई की पावर जेड है का रेंज क्या होता है, सी माइनस 1.0 ये छोड़ देता है। और साइन जेड कोस जेड साइन हाइपरबोलिक जेड कोस हाइपरबोलिक जेड और बहुपद फलन जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं उनका रेंज क्या होता है, कंप्लीट सी होता है। और ये क्या है, एंटायर फंक्शन है सभी। ठीक है, जो मैंने नहीं लिखा है ना कि साइन जेड कोस जेड साइन हाइपरबोलिक जेड और कोस हाइपरबोलिक जेड एंटायर फंक्शन होते हैं या नहीं होते हैं, तो यहाँ से आप इनको देख सकते हैं। अब जो ई की पावर जेड है वो कैसे एक पॉइंट को रेंज में अपना छोड़ता है, तो देखिए ई की पावर जेड है, ये इसका प्रांत लिख दिया हमने और ये इसका परिसर लिख दिया। तो प्रांत में मान लीजिए हम y बराबर 0 ले रहे हैं, जैसे ही y बराबर 0 लेंगे तो पूरा एक्स अक्ष आ जाएगा। जैसे ही एक्स अक्ष को ये ई की पावर जेड कहाँ पे, हम फर्स्ट को देखते हैं, वापस से देखते हैं कि देखिए वास्तविक अक्ष y बराबर 0, मतलब जो वास्तविक अक्ष होगा ये आ जाएगा। ये ई की पावर जेड में कहाँ पे मैप होगा, ये एक्स अक्ष में 0 को छोड़कर, ये राउंड का मतलब है कि 0 को ये नहीं ले रहा है, इसको छोड़कर पूरा पॉजिटिव एक्स अक्ष को ये कवर कर लेगा। फिर हम जैसे ही x बराबर 0 को लेते हैं, मतलब पूरा y एक्सिस लेते हैं, जो इमेजिनरी एक्सिस है उसको लेते हैं, तो ये एक सर्कल पे मैप करता है जो कि एक त्रिज्या का सर्कल होता है। वैसे ही एक्स अक्ष के जो हम पैरेलल या समांतर कोई लेते हैं, मान लीजिए कि एक्स वाई इज इक्वल टू π/4 लेते हैं, तो वो कहाँ मैप करेगा, वो 0 को छोड़कर इस तरीके से यहाँ मैप करेगा। और x बराबर 0 वाई एक्स के समांतर यदि कोई ले हम, तो वो एक सर्कल पर ही मैप करेगा। और यदि कोई हम पट्टी लेते हैं, मतलब एक पट्टी लेते हैं कि जो y बराबर 0 से 2π के बीच की, तो वो हमारी मैप करती है 0 को छोड़कर पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। तो इससे हम देख पा रहे हैं कि जो 0 है हमारा हर तरीके से कहीं ना कहीं छूट गया है, तो केवल बिंदु 0 छूटा है, अतः एंटायर फंक्शन है। अब देखिए कि ए नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन ओमिट्स एट मोस्ट 1 पॉइंट एट इट्स वैल्यू, ये इसको इंग्लिश में लिखा गया है, जो पिकार्ड लिटिल थ्योरम है उसको इंग्लिश में लिखा गया है। तो एंटायर फंक्शन की रेंज क्या होगी, सी होगी, मतलब या तो क्योंकि देखिए एंटायर फंक्शन है तो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन उसका होगा, या फिर मैक्सिमम एक पॉइंट छोड़ सकता है, तो सी माइनस ए, मतलब ए ये कोई पॉइंट है। या ये जब कोई, ये कंडीशंस किसकी होती हैं, ये कंडीशंस होती हैं चर फलन की।
और ये एक अचर फलन के लिए क्या होता है, अचर फलन भी तो क्या होता है, एंटायर फंक्शन होता है। अचर फलन के लिए केवल ये अचर फलन की कंडीशन है, बाकी जो नॉर्मल पिकार्ड लिटिल थ्योरम है वो इस पर बेस्ड है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि यदि हमें दिया हो कि एफ जेड क्या है, एक विश्लेषिक एनालिटिक फंक्शन है तथा एक रीजन में निम्न में से एक प्रतिबंध संतुष्ट करता है, मतलब एफ जेड विश्लेषिक हो तथा इन चार में से कोई एक भी कंडीशन इसके साथ दे दी जाए तो हम सीधा कह देंगे कि एफ जेड जो है वो अचर होगा। अब वो कंडीशंस क्या हैं कि मोड ऑफ एफ जेड क्या हो, अचर दिया हुआ हो, या रियल पार्ट ऑफ एफ जेड अचर दिया हो, या इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड अचर दे रखा हो, या आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू अचर दे रखा हो, नॉन मतलब कांस्टेंट दे रखा हो, तो पूरा एफ जेड ही विश्लेषिक हो जाएगा। इसमें क्या है कि क्वेश्चन में वो कह देगा कि मान लीजिए एफ जेड विश्लेषिक फलन है, साथ ही मोड ऑफ एफ जेड बराबर कांस्टेंट है, तब एफ जेड होगा। चर अचर और भी कोई कंडीशन देता है तो हमें हमेशा क्या लिखना है, अचर ही होगा। और देखिए इसके बाद में एक कंडीशन है कि यदि एफ जेड विश्लेषिक फलन है तब डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर पे क्या लगाएंगे, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड के मोड का स्क्वायर, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी। ये इसके हम प्रूफ भी देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है तो इनको सीधा हम याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर और मोड ऑफ एफ जेड का स्क्वायर यदि इस पर लगाएंगे, क्योंकि ये देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन के हैं, और ये डेल स्क्वायर टाइप में जो लाप्लास इक्वेशन होती है उसके हिसाब से ये लाप्लास समीकरण के हिसाब से ये है। तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर क्या होता है, 4 डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड बार। तो इसको हम जब इस पे लगाएंगे, इसकी जगह हम इसे लिखेंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ये तीन वैल्यूज इन फंक्शंस के लिए निकल कर आएंगी। देखिए अभी तक हमने एनालिटिक फंक्शन के बारे में पढ़ा है। अब देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट और होता है हार्मोनिक फंक्शन, प्रसमवादी फलन। अब क्योंकि एफ जेड यू प्लस आयोटा वी की फॉर्म में होगा तो एक फलन यू, मतलब अब स्पेशल केवल यू की बात की जा रही है, इसमें आयोटा इंक्लूड नहीं है। एक फलन यू को प्रसमवादी या हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं यदि यह लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करे। और लाप्लास समीकरण क्या होता है, डेल स्क्वायर यू बराबर 0। यहाँ पे डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इसका होता है। जो ये होता है डेल स्क्वायर बराबर क्या होता है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। जैसे इसको यू पे लगाएंगे तो यू डबल एक्स प्लस यू डबल वाई इज इक्वल टू 0 इस समीकरण को संतुष्ट कर देता है। तो यू क्या कहलाएगा, प्रसमवादी फलन कहलाएगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। साथ ही प्रथम व द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज उपस्थित हों तथा संतत हों तो हम क्या कहेंगे, जो एफ जेड हमने लिया है वो प्रसमवादी फलन कहलाएगा। अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसका, यू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका यू एक्स निकाला, यू वाई निकाला, फिर यू डबल एक्स निकाला, यू डबल वाई निकाला, तो ये आ गए। अब जैसे इनको इस समीकरण में रखेंगे तो हमें 0 0 मिल रहा है, क्योंकि यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड। साथ ही यू एक्स यू वाई यू डबल एक्स यू डबल वाई ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस भी हैं, तो हमारा यू क्या हो जाएगा, हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा। अब देखिए प्रसमवादी संयुग्मी हार्मोनिक कॉन्जुगेट किसे कहते हैं। देखिए एक फलन वी एक्स वाई, फलन यू एक्स वाई का प्रसमवादी संयुग्मी या हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाता है यदि यू तथा वी दोनों क्या हों, प्रसमवादी हों, दोनों हार्मोनिक होने चाहिए पहले तो, और साथ ही सी आर इक्वेशन को संतुष्ट करें। अर्थात यू डबल एक्स प्लस यू डबल वाई इज इक्वल टू 0, वी डबल एक्स प्लस वी डबल वाई बराबर 0। तो ये इससे तो इस कंडीशन से तो क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गए, प्रसमवादी हो गए, हार्मोनिक हो गए, ठीक है। और साथ ही क्या, सी आर इक्वेशन को संतुष्ट कर रहे हैं। तो ये जो हैं यू और वी आपस में क्या हो गए, हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो गए। अब यदि हम देखें कि इसके हार्मोनिक कॉन्जुगेट की जरूरत क्यों पड़ी, तो देखिए यदि एफ जेड यू प्लस आयोटा वी एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, एनालिटिक फंक्शन है तो v और u, जो v u का प्रसमवादी संयुग्मी होगा। जैसे ही हम ये कहेंगे कि एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी क्या है, एनालिटिक है, तो ये ऑब्वियस बात है कि v u का प्रसमवादी संयुग्मी या हार्मोनिक कंजुगेट होगा। और ये यदि और केवल यदि है, यदि फलन ऐसा है और उसमें v u का हार्मोनिक कंजुगेट है तो जो एफ जेड होगा वो क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन जरूर होगा।
तो इसको हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, यदि वी यू का प्रसमवादी संयुग्मी होगा तभी एफ जेड विश्लेषिक होगा। साथ ही यदि एफ जेड यू प्लस आयोटा वी विश्लेषिक या एनालिटिक दिया हुआ है तो यू तथा वी दोनों प्रसमवादी फलन हैं, साथ ही वी यू का प्रसमवादी संयुग्मी है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल्स देख लीजिए कि यू एक्स वाई बराबर ई की पावर एक्स कोज वाई, तब वी एक्स वाई क्या होगा ताकि एफ जेड यू प्लस आयोटा वी विश्लेषिक फलन हो। ठीक है, अब देखिए एफ जेड को इसने क्या दे दिया, विश्लेषिक फलन दे दिया। जैसे ही इसको विश्लेषिक फलन दिया तो यू वी मतलब वी है जो यू का क्या हो जाएगा, हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो जाएगा, जबकि यू हमें दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, केवल यू का हार्मोनिक कॉन्जुगेट या निकाल लेंगे और वही हमारा वी हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि एफ जेड क्या है, विश्लेषिक फलन है, इसलिए यू तथा वी प्रसमवादी संयुग्मी, साथ ही सी आर इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। जैसे ही सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो हम निकाल लेंगे यू एक्स बराबर वी एक्स होगा और यू वाई बराबर माइनस वी एक्स होगा। जैसे इसको निकालेंगे ये निकलेगा। यहाँ से हम क्या निकाल पा रहे हैं, देखिए वी वाई निकाल पा रहे हैं। जैसे ही वी वाई निकलेगा तो वी वाई क्या होगा, ई की पावर एक्स कोज वाई। अब वी वाई है तो इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ आ जाएगा वी और यहाँ क्या आएगा, ई की पावर एक्स साइन वाई प्लस एफ एक्स। ठीक है, ये क्योंकि लास्ट में हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं ना एक, उसकी जगह पर यहाँ फंक्शंस का कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे जो कांस्टेंट की जगह एफ एक्स यहाँ लगाते हैं। अब जैसे ये हमारा एक क्या आ गया, एक कंडीशन आ गई। अब देखिए अब हमारे पास वी एक्स भी है ना, तो अब हम इस वी का एक्स के सापेक्ष क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। जैसे इसका एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आएगा, ई की पावर एक्स साइन वाई, और एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स आ जाएगा। जैसे ये आया, अब क्या करेंगे, दोनों को हम इस वैल्यू में रख देंगे। जो हमारी ये वी एक्स की वैल्यू आई है इसको हम कहाँ रख देंगे, जो इक्वेशन हमारी 2 में। जैसे रखेंगे तो ई की पावर एक्स साइन वाई, ई की पावर एक्स साइन वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन वाई प्लस एफ डैश एक्स। और यहाँ माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है, इससे ये कट जाएगा, इसलिए हमारा ये आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे, हम एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम कहाँ रख देंगे उसको एफ डैश एक्स की वैल्यू निकलेगी, उससे एफ एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे एफ एक्स की वैल्यू निकलेगी यहाँ रखेंगे तो हमारा वी हमें मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही रखा तो इससे ये कट जाएगा, तो एफ डैश एक्स बराबर 0 आ गया। अब इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे तो एफ एक्स बराबर सी आ जाएगा। अब एफ एक्स बराबर सी आ गया, इसकी वैल्यू यहाँ रखते ही हमें क्या मिलेगा, वी इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन वाई प्लस सी, जो कि हमारा वी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कुछ आपको दिखाया गया है कि प्रसमवादी संयुग्मी एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन का दूसरा पार्ट होता है। मतलब प्रसमवादी जो संयुग्मी होता है किसी कॉम्प्लेक्स जो फंक्शन है उसका सेकंड पार्ट होता है। अब वो कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। पार्ट होता है, जैसे एफ जेड क्या दे रखा है, ई की पावर जेड बराबर ई की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई लिखेंगे इसको। ये क्या होगा, ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर आयोटा वाई। तो देखो ई की पावर एक्स तो ऐसे कैसे, ई की पावर आयोटा वाई कैसे लिखते हैं, कोज वाई प्लस आयोटा साइन वाई। ई की पावर एक्स कोज वाई तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा ई की पावर एक्स साइन वाई, ये हो गया। तो देखिए यू तो हमें दिया हुआ था, हमारे क्वेश्चन में यू हमें दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, ई की पावर एक्स कोज वाई, और वी हमसे पूछा गया था, तो ये क्या निकलेगा, ई की पावर एक्स साइन वाई। तो इस तरह भी हम इसको कर सकते, बस इसमें क्या अंदाज़ा लगाने वाली बात होती है। इस मेथड से हम थोड़ा अंदाज़ा लगाते हैं कि ये किसका मल्टीप्लिकेशन बन रहा है, एक पार्ट ये है तो दूसरा क्या होगा। तो ई की पावर जेड फंक्शन हमें माइंड में इमेज बनानी पड़ेगी और उसके हिसाब से हम कह पाएंगे। अब जैसे आइए सेकंड एग्जाम्पल है कि u इज इक्वल टू एक्स कोज वाई माइनस वाई साइन वाई मल्टीप्लाइड विद ई की पावर एक्स, तब v क्या होगा, जहाँ f u प्लस आयोटा v विश्लेषिक। ये कंडीशन आपको साथ में दी होगी, अगर ये कंडीशन नहीं दी होगी तो आप कैसे अंदाजा कर लोगे, क्योंकि इस कंडीशन से ही हमें पता होगा कि ये दोनों आपस में हार्मोनिक कॉन्जुगेट हैं, प्रसमवादी संयुग्मी हैं, साथ ही सी आर इक्वेशन को संतुष्ट करते हैं। और हम यहाँ से कौन सी कंडीशन को यूज करेंगे, सी आर इक्वेशन वाली को। तो मेथड तो वो हो गया। तो या तो हम इसे पूरे इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं कि सी आर इक्वेशन का यूज करेंगे, फिर एक दूसरे के इक्वल में लिखेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे और इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर हम दिमाग में कोई ऐसी इमेज फंक्शन की इमेज बना ले कि उसे हमें पता चल रहा हो, तो इसको हम
इस तरीके से लिख सकते हैं कि एफ जेड इज इक्वल टू जेड ई की पावर जेड। ये कहाँ से आया, कैसे आया, तो इसको अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों में तो ही आप इसको सीधा कर पाएंगे। बाकी ये मेथड है, आप इससे कर सकते हैं। जैसे हमें पता चला कि जेड ई की पावर जेड ये फंक्शन है, तो इसका दूसरा पार्ट होगा वो वी होगा। देखो एक्स प्लस आयोटा वाई ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर आयोटा वाई। जैसे ये एक्स प्लस आयोटा वाई ई की पावर एक्स ई की पावर आयोटा वाई को हम कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई लिख देंगे। जैसे लिखा, इसको सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये चार टर्म्स इसमें आ गई। जैसे ही चार टर्म्स आई, इसमें से ई की पावर एक्स कॉमन लेंगे, जो कि हमें आगे चल के ये मिलेगा ई की पावर एक्स। यहाँ देखिए ई की पावर एक्स एक्स कोस वाई माइनस वाई साइन वाई। तो ये तो यू हमें दे रखा है। अब जो बचेगा ना आयोटा में, वो पूरा हमें वाई मिलेगा, वी मिलेगा, और वही आंसर होगा। आयोटा एक्स साइन वाई प्लस वाई कोस वाई ई की पावर एक्स। तो ये हमारा वी आंसर हो जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, यू हमें दिया गया है, वी हमसे पूछा गया है, साथ में कंडीशन दे रखी है कि एफ जेड इज इक्वल टू जो है वो एनालिटिक फंक्शन है। जैसे ही एनालिटिक फंक्शन है तो इसमें देखिए हम थोड़ा सा अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि क्या हमारा जेड होगा, एफ जेड जो होगा वो क्या होगा, तब नहीं अनुमान लगा पा रहे हैं। तो हमारा मेथड वो तो सब में ही, हर क्वेश्चन में ही लगेगा। यदि अंदाजा नहीं लग पा रहे हैं तो आप सीधा करें। देखो एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे ही सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो यू एक्स बराबर वी वाई होगा। तो यू एक्स निकालेंगे, इसका एक्स के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो वो वी वाई के इक्वल होगा। यू वाई निकालेंगे, वो माइनस वी एक्स होगा। तो माइनस वी एक्स, इससे ये कट जाएगा। तो वी एक्स बराबर यहाँ से लेंगे क्या है 6xy, क्योंकि ये छोटा इसलिए लेते हैं कि हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़े। जैसे लेंगे तो अब ये v क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3x² प्लस एफ वाई आएगा, जो कांस्टेंट टर्म में लेते हैं ना, इसलिए यहाँ पे एफ वाई लेते हैं। अब क्या करेंगे इसका y के सापेक्ष, क्योंकि वी एक्स को यूज कर लिया, अब हमें क्या चाहिए वी वाई बना के इस कंडीशन को हम यूज करेंगे। तो इसके y के सापेक्ष क्या करेंगे, पार्शियली डेरिवेटिव। जैसे इसको करेंगे तो ये क्या एफ डैश वाई आएगा। अब एफ डैश वाई, अब वी वाई की वैल्यू यहाँ से रख देंगे 3x² माइनस 3y² बाय 1। जैसे ही 1 से रखी, इससे ये कट जाएगा। तो एफ डैश वाई क्या मिल गया हमें 3 माइनस 3y²। जैसे ये मिला, अब इसका क्या कर देंगे, वापस इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए एफ वाई चाहिए। जैसे ही एफ वाई चाहिए तो ये क्या हो जाएगा माइनस वाई क्यूब प्लस सी। जैसे ये हुआ, इसकी वैल्यू कहाँ रखेंगे हम, इसमें रख देंगे। तो v इज इक्वल टू 3x² माइनस वाई क्यूब प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जनरल मेथड होता है, इसको तो हम किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, लेकिन हम केवल थोड़ी सी माइंड का यूज करके ये अनुमान लगा पा रहे हैं कि किसी का सेकंड पार्ट ये बन रहा है, तो हम आसानी से उसको भी निकाल सकते हैं। अब देखिए कि फंक्शन एफ जेड बराबर मोड जेड की पावर 2 के लिए ऑप्शन क्या है, कि एवरीवेयर एनालिटिक, नो वेयर एनालिटिक, एनालिटिक ओनली एट 0, एनालिटिक ओनली एट प्लस माइनस आयोटा। तो इसको हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। अब देखिए इसके एनालिटिकल की बात करनी है ना हमें, तो या तो हम इसको ये देख ले, इसको खोल दें। जैसे ही हम खोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा x² प्लस y²। अब x² प्लस y² है, जो कि क्या है, एक रियल वैल्यूड नॉन कांस्टेंट फंक्शन है। और हमने पहले पढ़ा हुआ है कि रियल वैल्यूड नॉन कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, नॉट एनालिटिकल होता है कहीं भी। तो ठीक है, तो बाकी या तो उस पर सर्च करते। तो देखो ये है मोड जेड का स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस y², रियल वैल्यूड फंक्शन, सो नो वेयर एनालिटिकल। ठीक है, अब बाकी इसको इस तरह भी कर सकते हैं, जेड का बार, जैसे इसका सी आर इक्वेशन संतुष्ट करना चाहिए तो डेल एफ अपॉन डेल जेड बार करेंगे तो वो क्या आएगा, जेड बराबर जेड। सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई ओनली ऑन जेड बराबर 0। तो जेड बराबर 0 पर अवकलनीय है, बट जेड बराबर 0 पर ऐसा कोई प्रतिवेश नहीं मिल रहा कि जहां पर क्या हो ये एनालिटिकल हो, तो नो वेयर एनालिटिक ये हो जाएगा। अब देखिए कि यदि एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, साथ ही u प्लस आयोटा v में u दिया हो, ठीक है, यदि हमसे बोल दिया कि एफ जेड क्या है एनालिटिकल फंक्शन है, और साथ ही हमें क्या दे दिया u दे दिया, ठीक है, तब हमें कंप्लीट एफ जेड पूछ ले वो। तो एक तो तरीका ये है कि हम u से क्या निकाल लेंगे, पहले v निकाल लेंगे और फिर u प्लस आयोटा v में उसको रख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा
फंक्शन निकल आएगा। लेकिन यदि हमें u दे दिया और हमसे पूरा फंक्शन ही पूछ लिया, बताइए एफ जेड क्या होगा, तो एफ जेड कैसे निकालेंगे, हम सीधा फॉर्मूला इसको यूज़ करेंगे, एफ जेड इज इक्वल टू यू। अब u में क्या रखेंगे, z/2 और x की जगह z/2 और y की जगह z/2y माइनस u00 प्लस आयोटा c। इस तरीके से हम इसको रख देंगे जब हमें u दिया हो, और जब यदि v दिया हो तब कंप्लीट एफ जेड क्या होगा, तब कंप्लीट एफ जेड क्या होगा, तो एफ जेड ये होगा 2 आयोटा v में x की जगह क्या रखेंगे z/2, y की जगह रखेंगे z/2 आयोटा माइनस आयोटा v00। इसमें देखो डिफरेंस यही है कि यहाँ पे आयोटा है, इसमें आयोटा मल्टीप्लाइड है, बस जैसे इसको आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस सी बनेगा, लेकिन वो कांस्टेंट हो गए फिर प्लस सी इसको लिख देंगे, क्योंकि कांस्टेंट को माइनस में लिखो या प्लस में लिखो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जब हमें u दिया हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे एफ जेड प्राप्त करने के लिए, और v दिया हो तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे एफ जेड निकालने के लिए। अब इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देख लीजिए, हमें u दिया गया है, तब एफ जेड फाइंड करो, जहाँ एफ जेड क्या हो, विश्लेषिक हो। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है हम सीधा उसे लगाएंगे, एफ जेड इज इक्वल टू 2u z/2 z/2 आयोटा माइनस u00 प्लस आयोटा c। तो u क्या है, ये है, x की जगह ये रख दीजिए, y की जगह ये रख दीजिए, रखते जाइए, 2 इंटू z/2 इंटू z/2 आयोटा प्लस 2 इंटू z/2, ठीक है, माइनस u00 तो यहाँ जीरो तो ये सब 0 हो गया, प्लस आयोटा c, तो ये आपस में कट पिट के जो भी बचेगा ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ जेड, जो कि हमारा आंसर होगा। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट पर आगे मिलने थॉमसन ने एक मेथड दिया कि यदि आपको u या v दे रखा हो तो आप एफ जेड कैसे फाइंड करेंगे। तो पहला मेथड तो वही है। अब देखिए, यदि एफ जेड u प्लस आयोटा v में से u या v में से कोई एक दिया हो तथा दूसरा पद पूछे ताकि एफ जेड एनालिटिकल हो, तो जब देखिए u दिया हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5 एट z0 माइनस आयोटा साई z0 dz, जहाँ पे फाई और साई क्या है, फाई है ux z0 और साई क्या है uy z0, ठीक है। और जब v दिया हो तब हम क्या करेंगे, जब v दिया हो तो इंटीग्रेट एफ जेड क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ फाई z0 प्लस आयोटा साई z0 dz, जहाँ पे फाई और साई पे कंडीशन चेंज होंगी, फाई क्या है vy z0 और साई क्या है vx z0। इनमें केवल ये कंडीशंस को ध्यान में रखना है, बाकी जो फॉर्मूला तो सेम ही है, ठीक है। अब इस पर एग्जांपल्स देख लेते हैं कि जो मिलने थॉमसन ने जो मेथड दिया है एफ जेड निकालने का वो हमारा कैसे लागू होता है, ठीक है। तो जैसे एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी निकालो, जहां एफ जेड विश्लेषिक है तथा यू हमें दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें ये फॉर्मूला मिलने थॉमसन ने क्यों दिया, क्योंकि यदि हमारे पास अगर सीधा सीधा ऐसे आ जाते हैं तो हम किससे, इस वाले फॉर्मूले से इजीली निकाल लेंगे। लेकिन अब इसमें यदि आप z/2 वगैरह रख रहे हैं u में, इसमें रख रहे हैं तो आप तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड में ज़्यादा फंस जाएंगे, इसलिए उसने सीधा फॉर्मूला दिया है। तो देखिए ux पहले क्या निकालेंगे, इसका ux और uy निकालेंगे जब हमें u दिया गया है, क्योंकि देखिए जब u दिया गया है तो ux और uy ही काम आएंगे हमारे। ux निकाला तो ये आ गया, uy निकाला तो ये आ गया, ठीक है। अब आगे क्या करना है, उसमें z0 रखना है, तो फाई z0 माइनस आयोटा साई z0, इसमें z0 इसमें z0 रखते ही क्या आएंगे, e की पावर z dz आएगा, और इसको इंटीग्रेट करके हम आसानी से आंसर हमारा निकाल सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन जैसे भी होता होगा वो करेंगे। बाकी हमें अधिकतर ऐसे फंक्शंस या ऐसे u दिए जाएंगे जो इजीली हमसे आसानी से निकल जाएं, ज़्यादा उसमें इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन चेक नहीं करवाना उसे हमें कि इंटीग्रेशन आता है या नहीं आता, तो इजीली इंटीग्रेशन से हो जाएं ऐसे क्वेश्चन हमें दिए जाएंगे। अब एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है अनुकोण प्रतिचित्रण या कन्फॉर्मल मैपिंग। देखिए, लेट एफ जेड जो है एनालिटिकल फंक्शन है किसी डोमेन डी में, साथ ही पूरे डी में एफ डैश जेड इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तभी हम w बराबर एफ जेड प्रतिचित्रण को क्या कहेंगे, डी के प्रत्येक बिंदु पर अनुकोण कहेंगे, ठीक है। अब देखिए z बराबर 0 पर अनुकोण की जांच करो, और हमें फंक्शन दे दिए हैं, 6 फंक्शन दे दिए हैं, बताइए z बराबर 0 पर यह अनुकोण है या नहीं है। तो पहली बात तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो इनको एनालिटिकल होना चाहिए, मतलब विश्लेषिक फलन होना चाहिए। तो देखिए ये सभी एनालिटिकल फंक्शन है, पहली बात तो ये सभी क्या है, एनालिटिकल फंक्शन। अब हम चेक करेंगे कि एफ डैश जेड जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, z बराबर 0 पर, क्योंकि कंडीशन हमारी यही कि एफ जेड क्या हो, विश्लेषिक है
पूरे डी में, साथ ही एफ डैश जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम कह देंगे कि जो मैपिंग है वो क्या है, अनुकोण है। अब देखिए इसमें फर्स्ट एफ डैश जेड निकालेंगे तो इसका एफ डैश जेड क्या आएगा, ई की पावर जेड, किस पर, जेड बराबर जीरो पर। जैसे इसकी जीरो लगाएंगे तो यहाँ वन आएगा, वन आएगा जो कि इक्वल नहीं है किसके, जीरो के, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अनुकोण हो जाएगा प्रतिचित्रण जो है। अब सेकंड ई की पावर टू जेड, जैसे ई की पावर टू जेड है, एनालिटिकल तो है ही, पहली कंडीशन होल्ड, साथ ही इसकी जो एफ डैश जेड निकालेंगे तो एफ डैश जेड में क्या आएगा, टू ई की पावर टू जेड, जैसे निकालेंगे तो क्या आएगा, टू ई की पावर टू जेड। अब पॉइंट क्या है, जेड बराबर जीरो, अब इसमें जैसे ही जेड बराबर जीरो रखेंगे तो ये क्या आएगा, टू, क्योंकि ये तो एक बन जाएगा ना टू, जो कि जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा अनुकोण प्रतिचित्रण हो जाएगा, ये कन्फॉर्मल मैपिंग हो जाएगा। अब देखो थर्ड देखिए, जैसे ही हम थर्ड में क्या, एनालिटिकल तो है ये, ठीक है, और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि इसका जो करेंगे तो ई की पावर टू जेड का जैसे ही ई की पावर जेड स्क्वायर का जैसे ही करेंगे तो टू जेड इंटू ई की पावर जेड स्क्वायर। अब जैसे ही जेड बराबर जीरो रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये क्या होगा, अनुकोण प्रतिचित्रण नहीं होगा, ठीक है, तो ये अनुकोण प्रतिचित्रण नहीं होगा। जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर का भी एनालिटिकल तो है, लेकिन एफ डैश जेड जैसे ही निकालेंगे और जीरो की वैल्यू रखेंगे, जेड बराबर जीरो, तो वो जीरो हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। ई की पावर साइन जेड एनालिटिकल तो है, लेकिन एफ डैश जेड जैसे ही निकालेंगे तो ये क्या आएगा, कॉस जेड ई की पावर साइन जेड, और जेड बराबर जीरो रखते ही कॉस जेड तो वन हो जाएगा, और ई की पावर जीरो वन, तो वन होगा जो कि जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अनुकोण हमारा हो जाएगा। ई की पावर कॉस जेड है, जैसे ई की पावर कॉस जेड है तो इसका, क्योंकि एनालिटिकल तो है, एफ डैश जेड निकालेंगे साइन जेड, ई की पावर कॉस जेड आएगा, लेकिन जेड बराबर जीरो रखते ही ये जीरो हो जाएगा, तो वो जीरो के इक्वल हो जाएगा, इसलिए ये कन्फॉर्मल मैपिंग नहीं है। अब देखिए, अब क्वेश्चन या तो वो कोई मैपिंग देख के या तीन चार ऑप्शन दे के उनमें से पूछ लेगा, बताइए कन्फॉर्मल मैपिंग कौन सा है या कन्फॉर्मल कौन सा है। अब क्या होता है कि अनुकोण प्रतिचित्रण के लिए आवश्यक व पर्याप्त प्रतिबंध से भी क्वेश्चन वो डायरेक्ट पूछ सकता है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ मैपिंग टू बी कन्फॉर्मल मैपिंग। यदि W बराबर एफ जेड का जेड समतल में अनुकोण प्रतिचित्रण होने की आवश्यक शर्त है, एफ जेड क्या हो, विश्लेषी को, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, ये तो है कि आवश्यक शर्त कि एफ जेड को क्या होना चाहिए, विश्लेषिक या एनालिटिक होना चाहिए, परंतु पर्याप्त प्रतिबंध के लिए क्या होना चाहिए, विश्लेषिक के साथ साथ एफ डैश जेड बराबर इज नॉट इक्वल टू जीरो भी हो, ये इसके लिए पर्याप्त कंडीशन है। मतलब इसका कहने का ये है कि यदि कोई फंक्शन विश्लेषिक होगा, विश्लेषिक है, तो वो जरूरी नहीं कि अनुकोण प्रतिचित्रण हो, लेकिन वो विश्लेषिक है और क्या है, एफ डैश जेड बराबर इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनुकोण प्रतिचित्रण होगा। तो ये हमारी अनुकोण प्रतिचित्रण भी हो गया। तो ये हमारा कंप्लीट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो बेसिक वाला पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें मेन टॉपिक हमारा एनालिटिकल फंक्शन का रहा है और एंटायर फंक्शन का ये रहा है, तो इसमें कंप्लीट है। अब इससे आगे हम जो एलिमेंट्री फंक्शंस हैं वो पढ़ेंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन देखेंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए।